आज हम बात करते हैं ऐसे महान नेता की जिन्हों की बदौलत आज हम स्वतंत्र बैठे हैं, जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को हुआ। उड़ीसा के एक कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। उनके माता पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वो सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने कटक की नगर महापालिका में लंबे समय तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार उन्हें राय बहादुर का खिताब भी देके नवाजी थी। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगाधर नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कलकत्ता एक क्लीन परिवार मानता था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था, जो सुभाष चंद्र बोस से दोनों भाई और भाभी स्नेह प्यार करते थे। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं चक्रधारी संघनाथ से प्रमोद त्यागी। आज हम बात करते हैं उन हस्ती की जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और उन्होंने अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए सोने की चम्मच को त्याग पत्र दिया और अपने देशवासियों के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एक वह हस्ती हैं जिनके बारे में देश तो क्या विश्व जानता है। उनके अंदर जो देश सेवा की भावना जागृत हुई वो सराहनीय है। उस समय पे बहुत सारी बीमारियां जैसे हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां पैदा हुई। चारों तरफ महामारी फैल चुकी थी। हैजे की बीमारी से 2.5 लाख लोग मर चुके थे। लाशें ऐसी पड़ी थी, उन पे मक्खियां भिनभिना रही थी और ब्रिटिश सरकार उसमें कुछ योगदान नहीं दे रही थी। मक्खी मच्छरों की तरह आदमी मरते जा रहे थे। माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रही थी। बेटा बाप की लाश पे बैठा हुआ रो रहा था। वो सब इनसे देखा नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत से अनगिनत लाशों को अंतिम संस्कार दिया और वहां से उनके अंदर एक भावना जागी कि मैं अपने देश में ऐसे नहीं होने दूंगा। अपने देश को मैं उन्नति के रास्ते पे ले जाऊंगा और मैं इन अत्याचारियों के चुंगल से अपने देश को छुड़ाऊंगा। अंग्रेजों को अच्छा उपचार मजबूरी में कराना पड़ा। एक बच्चे की ताकत थी वो। बाद में उनको, उनके पिता को प्रेशर किया गया और उनको बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। वहाँ के जो टीचर थे वो बहुत ही हिंदुस्तानियों पर, खासकर हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार करते थे। इन्होंने वहाँ पे भी अपने जीवन का संघर्ष किया और कई बार इनको निकाला गया, लेकिन इन्होंने देश प्रति जो भावना थी उस भावना को नहीं छोड़ा। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ICS की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि हमारे भारत में उस टाइम पे ICS की पढ़ाई नहीं होती थी। 4 साल की पढ़ाई उन्होंने 7 महीने में पूरी की
और उसी बेस पे उनको ICS का जॉब मिला। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मखमल के गद्दे और ऐशो आराम त्याग कर अपने देश भावना के लिए जमीन में सोना अच्छा समझा। ICS की जॉब छोड़ दी और वो जब भारत वापसी आए तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। तो उनके दिमाग में आया कि जब मेरी एक नौकरी छोड़ने पर इतने लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो अगर मैं अपने दिल से अपने देशवासियों के साथ जुड़ता हूं तो लाखों लोगों की भीड़ मेरे साथ होगी, पूरा देश मेरा साथ देगा और मैं अपने देश को बहुत जल्दी ही आजाद करा सकता हूं। और यही संकल्प लेकर वो अपने देश के साथ जुड़ गए। गांधी को वो अपना गुरु मानते थे, लेकिन ये हमारे इतिहास में आज की बात नहीं है, पहले भी एक बार दोहराया गया है। जैसे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, उसी तरह से महात्मा गांधी ने नेहरू को सर्वोच्च बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को नीचा हर जगह पे दिखाया। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने उनका मान सम्मान नहीं छोड़ा, ये उनकी महानता थी। गांधी ने कई बार जो उन्होंने किया उनकी बातों का असमर्थ किया, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस उनको एक गुरु के रूप में ही देखते रहे। जब सुभाष चंद्र बोस ने जगह जगह पे जाकर अपना देशभक्ति का आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों के छक्के छूटने लगे। अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा और जिस षड्यंत्र को गांधी मान गए और गांधी ने सुभाष चंद्र को बोला कि अब तो हमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की आजादी है और अब तुम शांत हो जाओ, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी और नेहरू का प्रस्ताव ठुकरा दिया और वो बोले कि मुझे मेरा पूरा भारत स्वतंत्र चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, मैं अधूरा काम नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहूंगा और ना ही मेरे भारत का कोई भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी सहेगा। इसी कारण फिर गांधी ने नई चाल चली और गांधी ने अपने सभी कांग्रेस समर्थकों को बोला कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे और गांधी ने अपनी तरफ से एक आदमी खड़ा कर दिया और सबको बताया कि ये मेरा आदमी है, खास मेरा आदमी है, आप सबको इनको ही वोट देना होगा। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उसको 1357 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस को 1596 वोट मिले। जब गांधी को ये पता चला कि सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे बहुमत से जीता है तो गांधी ने अपना असली रूप दिखाया और गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को साफ साफ कहा कि आप कांग्रेस से इस्तीफा दे दो। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार तनिक भी नहीं हिचकिचाए। सुभाष चंद्र बोस उस बात पे सहमत हो गए और उन्होंने अपना इस्तीफा हंसते हंसते दे दिया, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा हंसते हंसते दे दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया और उनको बहुत मारा। जगह जगह पे आंदोलन भड़क चुका था, अंग्रेज टूट चुके थे और किसी तरह से उनकी जमानत हुई और जमानत होने के बाद वो एक कमरे में गुमसुम हो गए और उन्होंने कहा कि मैं 40 दिन तक इस कमरे से नहीं निकलूंगा और उसी बीच में उन्होंने अपना प्लान रचा और वो 11 दिन के अंदर अपने भतीजे और एक मित्र की सहायता से रशिया पहुंच गए, जिसको आज हम रूस बोलते हैं। और वहां पे जाके हिटलर से मिले और हिटलर के 4
रूपी आदमियों को उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे बात नहीं की। उनको बोला कि मुझे हिटलर से मिलना है। जब चारों आदमी जाके हिटलर को बताए कि वो आदमी सिर्फ आपसे ही मिलना चाहता है, हिटलर हैरान रह गए कि ऐसा कौन आदमी है जिसने इन चारों को पहचान लिया। और फिर हिटलर सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने गए और उन्होंने उनसे वार्तालाप की। उन्होंने बताया कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने कैसे पहचाना, मतलब ये हिटलर नहीं है और मैं हिटलर हूं। उन्होंने बोला कि हिटलर किसी भी आदमी से आसानी से नहीं मिलता। मैं उनकी हिस्ट्री जानता हूं, वो थोड़े गर्म मिजाज के आदमी हैं और इन्होंने जिस तरह से मेरे से मिलना स्वीकार किया, मैं समझ गया कि ये हिटलर नहीं हो सकता। हिटलर उनकी बातों से प्रभावित हुआ और 4000 कैदियों को हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की सेना बनाने में सहयोग दिया। और फिर हिटलर ने जापान जाने को सुभाष चंद्र बोस को कहा और वहां से जब 40,000 सेना का परचम लहरा तो अंग्रेजों के छक्के छूटने शुरू हो गए और तभी से अंग्रेजों का पतन होना शुरू हुआ और सुभाष चंद्र बोस का गौरव ऊंचा होता चला गया। और उसी बीच एक ऐसी काली रात आई जिसमें सुभाष चंद्र बोस एक हादसे में मारे गए या उनको मरवा दिया गया या वो गायब हो गए, वो हमें आज तक नहीं पता। लेकिन उनका परचम इतना फैल चुका था कि अब अंग्रेजों के दांत खट्टे हो चुके थे। जगह जगह पे बच्चा बच्चा जन जन सुभाष चंद्र बोस का नाम लेता था और आजादी का नारा गाता था। यहाँ तक कि जो अंग्रेजों के बीच हमारी 25 लाख की सेना थी वो भी विद्रोह पे उतर आई थी और अंग्रेज थक हार चुके थे और उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय किया। 1951 में प्रेसिडेंट का त्याग पत्र देने के लिए जब ब्रिटिश से आए तो उनसे पूछा गया कि आप दूसरा वर्ल्ड वार जीत चुके थे और अभी वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था, तो फिर तुमने भारत क्यों छोड़ा? तो ब्रिटिश के पीएम ने, प्रधानमंत्री ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की आंधी इतनी जबरदस्त हो चुकी थी कि हम उस आंधी का जवाब नहीं दे सकते थे। हमारे यहाँ जो सैनिक थे वो भी सुभाष चंद्र बोस के रंग में रंग चुके थे और हमारे साथ जो 40,000 ब्रिटिश सैनिक थे वो 25 लाख सैनिकों से नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए हमने निश्चय किया कि हम भारत को आजाद कर दें। किसी ने उनसे पूछा कि क्या गांधी और नेहरू की वजह से आजादी मिली है, उनका शांति आंदोलन की वजह से आजादी मिली है? तो उन्होंने साफ कहा कि नेहरू और गांधी के आंदोलन से तो हम 7 जन्म भी भारत को नहीं छोड़ते। लेकिन आज बदकिस्मती हमारी है कि अगर सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसी घटना नहीं घटी होती तो शायद हमारे देश के राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस होते, ना कि गांधी। हमारे देश में जो सुभाष चंद्र बोस के सेना के सिपाही और जिन्होंने बलिदान दिया, जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया उनकी, और आज हम सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हैं कि आज उनकी बदौलत हम अपने देश में स्वतंत्र बैठे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। हमारे चक्रधारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वंदे मातरम, जय हिंद।